देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसको पहले डिराइव करते हैं। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का ये डेरिवेशन जो है ये वान हाफ नाम के साइंटिस्ट ने किया है, ठीक है। और उन्होंने दो अलग अलग थ्योरीज को मिक्स करके ये फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है। देखिए वान हाफ ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स बॉयल के साथ किए थे, ठीक है। बॉयल आप लोगों ने ये पढ़ा होगा आइडियल गैस वाले चैप्टर में, बॉयल्स का, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग देखो इसमें पहले लिखिए वन वन हाफ एंड बॉयल रिलेशनशिप, देखिए वन हाफ एंड बॉयल, देखिए वांटाफ और बॉयल के जो एक्सपेरिमेंट थे रिगार्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उन्होंने अपने देखो बॉयल्स लॉ का नाम हम लोग जब भी लेते हैं तो वहां पे टेम्परेचर, बॉयल ने अपने एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। तो ये जो वांटाफ एंड बॉयल रिलेशन है ये एप्लीकेबल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये वांटाफ और बॉयल रिलेशन हमें क्या बताता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और फिर देखें कि किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है उसके मोलरिटी पे, मतलब मोलर कंसंट्रेशन पे, है ना। देखो पाई को हम लोग ने ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया था, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो पाई जो होता है मोलरिटी के, मोलर कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो, मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन लिख लो या मोलरिटी लिख लो, एक ही बात है, ब्रैकेट में मोलरिटी भी लिख सकते हो, मोलरिटी। अच्छा यहाँ पे मोलरिटी है कैपिटल एम, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया था कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन लेते थे वो है ना अपने एक्सपेरिमेंट में, उतना ज्यादा सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आता था। मतलब जितना हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया जाता था उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना अधिक आता था, ठीक है। तो ये रिलेशन ऐसा। अच्छा पाई प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, या मोलर कंसंट्रेशन को सी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया था, एक रिलेशन ये बन गया पाई प्रोपोर्शनल टू सी। सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा फिर वान हाफ के कुछ रिलेशन, कुछ मतलब कि एक्सपेरिमेंट इन्होंने चार्ल्स के साथ भी किए थे। तो इनका जो सेकेंड रिलेशन था वो वान हाफ एंड चार्ल्स रिलेशन कहलाता है। जब उन्होंने चार्ल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए थे तो उस समय वो देखो याद करो चार्ल्स के नाम में टेम्परेचर वेरिएबल होता था, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर वो वेरिएबल रखते थे, तो जब वो टेम्परेचर को भी वेरिएबल रखते थे तो ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर का भी फंक्शन आता था, ठीक है। और उनके एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकल रहे थे कि टेम्परेचर जितना ज्यादा ले रहे थे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाता था, है ना। जैसे यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर एक बार निकाल दिया उन्होंने 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो कुछ आ गया पाई 1, और फिर 25 से हायर टेम्परेचर पे उन्होंने कैलकुलेट किया, मान लिया 35 पे कैलकुलेट किया, तो वो आएगा पाई 2, और पाई 1 से ज्यादा आ रहा था, है ना। मतलब वो टेम्परेचर बढ़ाते थे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता था। मतलब इस तरह का रिलेशन आता था कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। और ये टेम्परेचर केल्विन स्केल में लीजिएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना जिसको बोलते हैं लोग। तो यहाँ पे एक रिलेशन और आ गया पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है ना। तो दो दो ये अलग अलग रिलेशन, ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किए। फिर उन्होंने क्या किया, इन दोनों रिलेशन को आपस में मर्ज कर दिया, ठीक है। भाई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, और ये दो फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों के प्रोडक्ट के भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो उन्होंने फाइनली जो रिलेशन दिया वो बोल दिया कि अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो पाई है वो सी और टी दोनों के प्रोडक्ट के भी क्या होगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन वो हटा रहे थे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा था आर। आर आपका वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन आप वो उन्होंने हटाया तो देखा कि वो इक्वलिटी होल्ड कर रही थी। जब वो कांस्टेंट की वैल्यू आर के बराबर लेते थे तो वो इक्वलिटी होल्ड कर जाती थी। तो ये फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का फाइनली बन जाता है। और इस फॉर्मूले को वांटाफ इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये दोनों एक्सपेरिमेंट में वांटाफ दोनों में कॉमन थे, है ना। तो इसको फाइनली क्या बोल दिया जाता है, वांटाफ इक्वेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वांटाफ इक्वेशन। ठीक है, पाई इक्वल टू सी आर टी। इसमें कौन सा टर्म क्या है ये क्लियर होना चाहिए। सी आपकी मोलरिटी है, कंसंट्रेशन, ठीक है। आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर है, वो केल्विन में लेना है, ठीक है, केल्विन में लीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, आर की यूनिट वैल्यू क्या लेंगे, देखो वो ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट पे डिपेंड करेगा। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपको एटीएम में दिया जा रहा है या पूछा जा रहा है तो आर की वैल्यू एटीएम लीटर वाली लेते हैं 0.0821, मतलब 1/12, है ना। और लेकिन अगर पाई आपको पास्कल में दे रहा है ना, एसआई सिस्टम में, तो फिर 8.31, है ना। तो वो देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में कि पाई की यूनिट मतलब पाई किस टर्म में दिया गया है ना। आर की यूनिट पाई की यूनिट पे एक्चुअली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये आप लिख भी लीजिए, है ना, कि अगर इफ पाई आपका किस में है, एटीएम में, देन उस सिचुएशन में आर कितना लेंगे, 0.0821, है ना, या इसी को 1/12 भी बोल दिया था, लीटर एटीएम वाला। लेकिन अगर पाई आपका पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो आर की वैल्यू 8.31, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में कोई ले लिया जब करेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, लेकिन ये फॉर्मूला अभी तभी तक वैलिड है जब तक सोल्यूट हमारा कैसा हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। और अगर सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई, है ना, वांटा फैक्टर से किधर साइड मल्टीप्लाई करें, सी के साथ डायरेक्ट, है ना, क्योंकि सी में सोल्यूट के मोस्ट न्यूमरेटर में ही है। तो बस इसी को फिर फाइनल रिलेशन में कन्वर्ट कर लो, लिख लो इफ सोल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अगर आपका सोल्यूट कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो वाटर के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो सकता है, तो वहां पे हमें वांटा फैक्टर का भी यूज करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले के राइट हैंड साइड में आई से मल्टीप्लाई करके चलना पड़ेगा। ये अल्टीमेट फॉर्मूला बन जाएगा आपका, जिसको आप किसी भी केस में लगा सकते हैं। पाई इक्वल टू सी आर टी इंटू आई। आई वांटा फैक्टर है और इसकी वैल्यू हम लोग निकालना जानते हैं, है ना। डिसोसिएशन के केस में क्या फॉर्मूला होता है, बताओ दिव्यानी, बताओ, दिव्यांशी है ना, या दिव्यानी, दिव्यांशी, आप बताओ आई की वैल्यू डिसोसिएशन के केस में क्या आती है, फॉर्मूला बस बता दो फॉर्मूला। 1 प्लस हाँ बताओ, अल्फा n-1, ठीक है। तो ये सब याद रखो भाई। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है तो आई की वैल्यू निकालते हैं इस फॉर्मूले से, 1 प्लस अल्फा n-1, ठीक है। अच्छा, तो आप बताओ, अगर अगर हमारा सोल्यूट एसोसिएट हो रहा है तो आई का क्या फॉर्मूला होता है, नहीं नहीं आपके पीछे वाले भैया पूछ रहे थे, n+1, अरे वाह, एन, एन को रेसिप्रोकल कर दो, एन की जगह 1/n, इतना बस फर्क पड़ता है भाई। डिसोसिएशन में या n-1 होता है, लेकिन एसोसिएशन में जहां पे n है वहां पे उसका रेसिप्रोकल वाला टर्म यूज कर लेना, 1/n-1, वो प्लस मत करना है ना। तो इसमें माइनस उससे प्लस कर दो तो प्रभु ये सब फॉर्मूले याद रखो, ये नहीं याद होंगे तो कैसे क्वेश्चन करोगे, ठीक है, क्लियर। चलो ये सब
अच्छे से याद रखो। अब एक चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है कैलकुलेट, लिख लो क्वेश्चन, पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, calculate the osmotic pressure of 5.85 weight by volume aqueous solution of NaCl at 27 degree Celsius। ठीक है, तो एक आपको सॉल्यूशन दिया गया है और उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको वेट बाय वॉल्यूम में दिया जा रहा है। वेट बाय वॉल्यूम में कितना है? 5.85 वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, और इसका हमें क्या निकालना है? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना। ठीक है, तो देखो पहले तो इसका मतलब हम लोग को समझ में आना चाहिए कि 5.85 वेट बाय वॉल्यूम, इसका कंसंट्रेशन वेट बाय वॉल्यूम में दिया है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या है ना? कौन बताना चाहेगा? हाँ बताओ। So 5.85 ml of NaCl in 1000 ml solution. 5.85 ग्राम Sir, in 100 ml solution, sir, 100 ml solution. न्यूमरेटर में वेट दिया हुआ है ना, तो न्यूमरेटर में वेट दिया हुआ है, तो सोल्यूट का मास दिया हुआ है। Yes sir, ग्राम सर 5.85। इसका मतलब ये है कि 5.85 ग्राम NaCl इसमें डिजोल्व किया गया है, डिजोल्व इन 100 ml। हाँ, यहाँ ml बोलना है क्योंकि डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, और परसेंट 100 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। इन 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, ये जो नीचे वॉल्यूम होता है वो सॉल्यूशन का होता है पूरा। तो यहाँ पे हमें एक इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो भी सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट हमारा इतने ग्राम है 5.85, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 है। इससे हम लोग मोलरिटी निकाल लेंगे, है ना? इससे क्या फायदा मिलेगा बेटा? हम लोग मोलरिटी निकाल लेंगे, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, उसी को हम लोग C यहाँ पे बोल रहे हैं। तो बताओ बेटा कितनी आएगी? मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट into 1000 divided by volume of solution, है ना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो ml में लेंगे और वेट लेंगे ग्राम में, है ना? तो इससे निकाल लेते हैं। सोल्यूट का 1 आ रहा है बेटा, है? यस। तो सोल्यूट का मास हो गया 5.85 और NaCl का मोलर मास हो जाएगा 58.5, है ना? NaCl का, क्योंकि सोडियम का 23 होता है, Cl का 35.5, तो ऐड करोगे इतना ही आ जाएगा, और इनटू 1000, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml। ठीक है, तो यहाँ से देखो मोलरिटी 1 ही आ गई। ठीक है, मतलब जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है, मतलब जो मोलर कंसंट्रेशन है वो कितना आ गया? 1 आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया? मोलरिटी निकाल ली। अब हम लोग वो फॉर्मूला लगा देंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है ना क्वेश्चन में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई इज इक्वल टू CRT मल्टीप्लाई बाई वांटा फैक्टर I। ठीक है, C की वैल्यू 1 हो गई। अब देखो इसमें आपको कुछ बोला नहीं है कि किसमें निकालना है, तो जब कुछ ना बोले तो आप वो ATM में निकाल दो, है ना? ठीक है, आप अपनी तरफ से ATM में निकाल दो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन की यूनिट, ऑप्शन में दिख जाएगा कि यूनिट क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो हम चलो ऑप्शन ATM में निकाले दे रहे हैं, हम R की वैल्यू 1/12 लिए ले। और टेम्परेचर उसने क्या बोला था देखो जरा, 20 है ना? तो केल्विन में रखना है, तो केल्विन में हो जाएगा 273 ऐड करके 300, और I का वैल्यू क्या रखें? 2। I 2 हो जाएगा क्योंकि हमारा सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, और उसने NaCl का कोई अल्फा तो दिया नहीं है, इसका मतलब हमें मान के चलना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वैसे भी एल्कली मेटल के सॉल्ट स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, है ना? तो इसका वांटा फैक्टर सीधे 2 ले लीजिए आप। तो यहाँ से जो भी आ रहा होगा बेटा वही आंसर बन जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है? So 49.26। हाँ, 50 ATM अप्रोक्सीमेटली आएगा,
ठीक है, बाकी एग्जैक्ट निकालोगे तो 0.0821 रखोगे तो थोड़ा इससे कम ही आएगा। ठीक है, 49 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो बेसिक हमें ये सब करना आना चाहिए। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जब भी पूछा जाएगा तो यही मेन फॉर्मूला होता है ना, पाई इक्वल टू CRT इंटू आई, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। C मोलरिटी है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर केल्विन में लीजिएगा, I क्वांटा फैक्टर है, वो आप लोग निकालना जानते हैं। ठीक है ना, चले आगे बढ़े। अब इसमें एक टर्म आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कुछ न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे जिसमें ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। तो देखो इसके नाम से ही समझ लीजिए आइसोटोनिक। तो आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है, आइसो मतलब सेम, और टोनिक का मतलब है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इसके नाम में इसकी डिफिनेशन छुपी हुई है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है, सेम होता है, बराबर होता है। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल दिया जाता है। जैसे एक आपने यूरिया का सॉल्यूशन ले लिया है ना, और एक आपने सपोज ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लिया, और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया आपने, और सपोज वो सेम आ गया है ना, पाई 1 बराबर पाई 2 आ गया, तो हम लोग बोल देंगे लैंग्वेज न्यूमेरिकली या थ्योरेटिकली इसको बोल सकते हैं यूरिया सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ गया, बराबर आ गया, है ना। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल आने लगे तो उसे हम लोग थ्योरी में आइसोटोनिक बोल देते हैं, है ना। तो बस इसमें बस यही लिख लो इसकी डिफिनेशन में, दो सॉल्यूशन विच है, यहाँ पे आप यही लिख लो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, दो सॉल्यूशन which have same osmotic pressure at a particular temperature called isotonic solution। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर लेकिन सेम होना चाहिए, सेम टेम्परेचर पे ही बनते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो दो सॉल्यूशन विच है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर those solution which have same osmotic pressure at a particular temperature called isotonic solution। ठीक, क्लियर है ना। तो अच्छा, इसमें एक ये एग्जांपल चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मान लो कि दो सॉल्यूशन है, एक कोई सॉल्यूशन ए है, एक कोई सॉल्यूशन बी है ना, और इसका ऑस्मोटिक, इसका कंसंट्रेशन कुछ मान लिया C1 है ना, और इसमें जो सोल्यूट पड़ा हुआ है मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रोलाइट ही है, तो उसका वाल्टा फैक्टर कुछ I1 है। अच्छा, जो सॉल्यूशन बी है इसका कंसंट्रेशन कुछ C2 है, और इसमें जो सोल्यूट पड़ा हुआ है उसका वाल्टा फैक्टर कुछ I2 है। ठीक है, क्लियर है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपने निकाला किसी टी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर दोनों का सेम ही लेके चल रहे हैं, तो वो आ गया पाई 1, और सेम उसी टी टेम्परेचर पे आपने बी सॉल्यूशन का निकाला ऑस्मोटिक प्रेशर, और वो आ गया पाई 2। लेकिन न्यूमेरिकली अगर दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए, है ना, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की जो मेन कंडीशन ये है कि दो सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल आने लगे, मतलब पाई 1 और पाई 2 की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो दोनों सॉल्यूशन हमारे आइसोटोनिक कहलाएंगे। ठीक है, ये बस इतना पता हो जाए। बाकी आप चाहो तो इसकी फॉर्मूला ओपन कर दो। पाई का फॉर्मूला अभी हम लोग निकाला, पाई 1 को लिख सकते हैं C1RT इंटू I1, और पाई 2 को लिख सकते हैं C2RT इंटू I2, है ना। RT RT हो जाएगा कैंसिल, है ना, क्योंकि टेम्परेचर तो सेम ही रहना चाहिए, तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी हो सकता है। देखो C1I1 इक्वल टू C2I2। तो अल्टीमेटली न्यूमेरिकल में आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, तो सीधे आप C1 इंटू I1 और C2 इंटू I2 इक्वल कर दो।
ठीक है, C1I1 C2I2 इक्वल हो जाते हैं इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है ना? कोई समस्या बताइए। है ना, ये हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बेसिक इतना ही बस। हाँ, एक आपको ये इंफॉर्मेटिव डेटा चाहो तो नोट कर लो। जितने भी मतलब इसका कोई एप्लीकेशन पूछेगी, बताइए कोई राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कोई एप्लीकेशन बताइए। तो इसका एक बहुत बेसिक सा एप्लीकेशन भी है कि मेडिकल साइंस में आपने सुना होगा इंट्रावीनस इंजेक्शन। इंट्रावीनस इंजेक्शन, दो तरह के इंजेक्शन होते हैं, एक होते हैं इंट्रावीनस, एक होते हैं एक्स्ट्रावीनस, है ना। इंट्रावीनस इंजेक्शन सीधे वेन्स में दिए जाते हैं। जैसे डायबिटीज का कोई पेशेंट है, उसको वो कौन सा होता है, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो सीधे आप उनके नस में दिए जाते हैं, वेन्स में दिए जाते हैं, वो इंट्रावीनस इंजेक्शन होते हैं। और जो कोरोना में लगा था वो एक्स्ट्रावीनस वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो जो आप है ना, तो मसल्स में जो लगता है वो आपके एक्स्ट्रावीनस होते हैं, और जो डायरेक्ट वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है सॉल्यूशन वो होता है इंट्रावीनस, है ना। और जितने भी बेटा इंट्रावीनस इंजेक्शन बनाए जाते हैं दे शुड बी आइसोटोनिक विद ब्लड। ठीक है, एट 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, होता ही नहीं होता। और उस 37 डिग्री सेल्सियस में उस पर्सन का जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक फिक्स वैल्यू होती है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कि हाँ ये इतने से इतने के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो जितने भी इंट्रावीनस इंजेक्शन बनाए जाते हैं उनका भी ऑस्मोटिक प्रेशर उसी रेंज में रखा जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट करते हैं, है ना। अगर ऐसा ना हो तो समस्या जानते हो क्या होगा, कि मान लो कि आपने ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर ऑस्मोटिक प्रेशर वाला इंजेक्शन दे दिया बंदे को, तो उसका तुरंत बीपी हाई हो जाएगा, है ना। बात समझ, ब्लड इंजेक्शन लगाने के बाद उसका बीपी सडन बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिर कम का दे दिया तो बीपी डाउन हो जाएगा। तो या और भी इससे रिलेटेड समस्याएं आ सकती है। ठीक है, इसलिए इंट्रावीनस, 14 एक लिख लो एप्लीकेशन के पॉइंट व्यू से, कि जितने भी इंट्रावीनस इंजेक्शन होते हैं दे मस्ट बी आइसोटोनिक विद ह्यूमन ब्लड एट 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक सा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में लिख लो ऑल इंट्रावीनस इंजेक्शन all intravenous injection are made to be isotonic with human blood at 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है होती है, एक पर्टिकुलर रेंज होती है कि इतने से इतने के बीच में लाई करती है, उसी रेंज में ही उसका भी रखा जाता है ऑस्मोटिक। इंट्रावीनस इंजेक्शन का जो सॉल्यूशन होता है उसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर उसी रेंज में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो बस ये पता होना चाहिए, कहीं पे लिखा हो तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए। अब जैसे कहीं पे आपको लिखा मिल जाए हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? हाँ बोलो बेटा। सॉरी, हाँ नोट कर लो। यस, तो जितने भी इंट्रावीनस इंजेक्शन है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर रखा जाता है। ठीक है, देखो हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक की कंडीशन क्या होती है ये भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए दो सॉल्यूशन है, ठीक है, वही ए और बी मैंने ले लिए, और ए सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपने निकाला पाई 1 किसी टी टेम्परेचर पे,
और उसी सेम टी टेम्परेचर पे बी का ऑस्मोटिक प्रेशर π2। अच्छा, अगर दोनों बराबर आ गए, π1 बराबर π2 मतलब इक्वलिटी होल्ड हो गई, तब तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक। लेकिन ऐसा कभी जरूरी तो है नहीं कि हमेशा बराबरी है, ठीक है, ना बराबर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो जब ये अलग अलग आते हैं, देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है। जैसे एक केस नंबर 1 मान लेते हैं, है ना, कि मैंने मान लिया कि π1 ग्रेटर आ गया π2 से। इफ π1 ग्रेटर देन π2 मतलब सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन बी के ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या आ गया, ज्यादा आ गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में दोनों आइसोटोनिक तो नहीं होंगे, है ना, लेकिन इसमें एक हाइपरटोनिक हो जाएगा दूसरे के रिस्पेक्ट में। देखो हाइपर मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब हाँ जरूरत से ज्यादा, ठीक है। हाइपर मतलब वर्ड होता है कि जो रिक्वायर्ड उससे ज्यादा अगर चीजें होने लगे तो हाइपर हो जाती है। तो हाइपरटोनिक मतलब यहाँ पे क्या है कि जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर होगा, हायर होगा, वो वाला सॉल्यूशन अपने से लेस वाले ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में हाइपरटोनिक होगा। जैसे देखो यहाँ पे π1 ग्रेटर देन π2 है, तो इसको हम लोग लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं, हियर सॉल्यूशन ए, देखो किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है कि बी का, ए का ज्यादा है ना, ए का π1 माना मैंने, π1 ग्रेटर। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन ए है वो हाइपरटोनिक है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन बी, ठीक है। सॉल्यूशन ए इज हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन बी, ठीक है। क्योंकि π1 मतलब ए का ऑस्मोटिक प्रेशर π1 बी के ऑस्मोटिक प्रेशर π2 से अधिक है, तो ए के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि ए इज हाइपरटोनिक, सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन बी, ठीक है। लेकिन इसी चीज को दूसरे शब्दों में भी बयां किया जा सकता है। कैसे, अगर मैं कम वाले के रिस्पेक्ट में बोलना चाहूँ, मतलब कि जो बी वाला है सॉल्यूशन उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो बोल सकते हैं सॉल्यूशन बी इज हाइपोटोनिक, क्योंकि उसका कम है, लेस है ना। तो इसको इसी स्टेटमेंट को दूसरी ढंग से बोले सेकंड वे में, तो सॉल्यूशन बी इज हाइपोटोनिक, सॉल्यूशन बी के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो मुझे इसको हाइपोटोनिक बोलना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन ए, जबकि दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट का ओवरऑल मीनिंग एक ही है ना। तो अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में ऐसा बोल दिया जाए कि यूरिया इज हाइपरटोनिक देन ग्लूकोज, तो समझ जाना कि यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज से ज्यादा है। और अगर उल्टा बोल दिया जाए कि ग्लूकोज इज हाइपोटोनिक देन यूरिया, तो समझ जाना ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है यूरिया से, ठीक है। बस उसको मतलब उसका समझ में आना चाहिए, बाकी उसका और कोई मतलब उसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हाइपरटोनिक हमेशा ज्यादा वाले के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है वो हाइपरटोनिक हो जाता है दूसरे के रिस्पेक्ट में, और जिसका कम होता है वो हाइपोटोनिक होता है, ठीक है, क्लियर। सर जो सोल्यूशन हाइपरटोनिक होगा वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, सर लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा ना। जो हाइपोटोनिक होगा, जो हाइपरटोनिक होगा उसमें सर ज्यादा सॉल्वेंट होगा ना, ज्यादा कम कॉन्सेंट्रेट होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, ये एक्चुअली केवल सी पे नहीं डिपेंड करेगा, ये सी और आई के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, है ना। क्योंकि जैसे π1 ग्रेटर देन π2 मैंने लिखा, तो इसको अगली लाइन में आप ऐसे भी लिख सकते हो, C1 I1 ग्रेटर देन C2 I2, ठीक है, ये है इसमें। तो इसका मतलब ये नहीं कि C1 हमेशा C2 से बड़ा ही होगा तभी एक क्वालिटी होल्ड करेगी। हो सकता है C1 C2 छोटा हो लेकिन I से मल्टीप्लाई करने के बाद वो वैल्यू बड़ी होगी, है ना। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा कहना कंपलसरी तो नहीं है, ठीक है। हाँ, दोनों का आई अगर सेम हो तब बोल सकते हैं, अगर दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तब कह सकते हैं कि
जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा ही होगा, है ना। तो वो तब उस केस में अगर I1 बराबर I2 हो जाए तो बोल सकते। ठीक, क्लियर है ना? बहुत सिंपल, ये बेसिक टर्म है, इसमें कुछ है नहीं, बस ये नाम पता होने चाहिए। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक कहीं लिखा मिल जाए तो मतलब समझ में आना चाहिए। फिर इसमें जैसे कई बार छोटे मोटे न्यूमेरिकल इस तरह के पूछ लिए जाते हैं कि आपको जैसे एक सिचुएशन दिखाई जाएगी, जैसे मैंने यहाँ 2 केस लिए अलग अलग, और इन दोनों केस में आपसे ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने को बोला जा रहा है ना, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, है ना। अब जैसे देखो पहला केस समझते हैं। पहला केस, फर्स्ट केस में एक कंपार्टमेंट में ले लिया मैंने 0.1 मोलर यूरिया और दूसरे कंपार्टमेंट में ले लिया मैंने 0.01 मोलर ग्लूकोज। और अगर आपसे पूछा जाए, इसी में 4 ऑप्शन बना के दे दिया जाए कि बताइए ऑस्मोसिस अकर फ्रॉम यूरिया सॉल्यूशन टू ग्लूकोज सॉल्यूशन, एक ऑप्शन में ये डाल दिया जाए कि ऑस्मोसिस की जो डायरेक्शन है इट अकर फ्रॉम यूरिया सॉल्यूशन टू ग्लूकोज सॉल्यूशन। एक ऑप्शन में उल्टा बोल दिया जाए कि ऑस्मोसिस अकर फ्रॉम ग्लूकोज टू यूरिया, है ना। एक ऑप्शन में डाल दिया नो ऑस्मोसिस अकर, ऐसे कुछ भी, ठीक है। या फिर एक ऑप्शन डाल दिया वी कांट प्रेडिक्ट डायरेक्शन। तो कैसे आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग बताइए? ग्लूकोज टू यूरिया, ठीक है, गुड, है ना। तो ऑस्मोसिस हमेशा क्या होती है, लोअर कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ की डायरेक्शन में होती है। तो इसमें देख लो कि लोअर कंसंट्रेशन मतलब किसकी मोलरिटी कम है, कंसंट्रेशन मतलब यहाँ मोलरिटी से है, ठीक है। तो इसकी मोलरिटी 0.01 और इसकी कितनी 0.1। तो इन दोनों में स्मॉलर वैल्यू कौन सी है 0.01, ठीक है। इसलिए ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी, ग्लूकोज टू यूरिया, ठीक है ना। बोलो भाई, इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख लीजिए इन एवर केस ऑस्मोसिस अकर्स फ्रॉम ग्लूकोज सॉल्यूशन टू यूरिया सॉल्यूशन, थ्रू एसपीएम, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, फ्रॉम ग्लूकोज टू यूरिया, ठीक है ना। अब सेकेंड वाला एग्जांपल ये आप लोगों को फिर बताना है। सेकेंड में एक तरफ है 0.5 मोलर NaCl और दूसरी तरफ है 0.02 मोलर CaCl। क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड टू NaCl। कैल्शियम क्लोराइड टू NaCl। अच्छा, क्यों? I1 का प्रोडक्ट्स I2 प्रोडक्ट्स सर इसको ऐसा करते थोड़ा डेटा चेंज कर देते हैं। अब बताओ, अच्छा NaCl 0.1 मोलर ले लिया और CaCl 2.2 मोलर है, अब क्या डायरेक्शन होगी? अब NaCl टू CaCl टू होगी, है ना। क्यों? इधर की कंसंट्रेशन कम होगी, है ना। देखो एक इसमें एक चीज है, हाँ बता दो आप लोग सही रहो, लेकिन एक चीज को समझ लो। देखो हम लोगों को कंसंट्रेशन देखना होता है तो केवल मोलरिटी नहीं देखना होता, मोलरिटी इनटू आई का प्रोडक्ट देखना होता है। हम लोग को इफेक्टिव कंसंट्रेशन देखना होता है। जैसे इस वाले एग्जांपल में क्या था कि दोनों तरफ जो इलेक्ट्रोलाइट इनका वांट ऑफ फैक्टर क्या था 1 था। तो यहाँ पे ये चीज फर्क नहीं डाल रही थी, है ना, कि यहाँ पे तो केवल आप मोलरिटी की वैल्यू देख के भी बोल सकते थे। लेकिन अगर वांटा फैक्टर 1 नहीं है, जैसे NaCl का वांटा फैक्टर आप निकालोगे
तो बेटा वो 2 आएगा और CaCl2 का 3 आएगा। तो यहाँ पे हमें इफेक्टिव कंसंट्रेशन देखना है। तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, NaCl का इफेक्टिव कंसंट्रेशन हो जाएगा C1 इंटू I1, मतलब जैसे मैंने जो बाद वाला डेटा उसी को मान लेते हैं 0.1 इंटू 2, तो ये आ गया 0.2, है ना। और ऐसे ही इधर भी निकाल लो, इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इधर आ गया C2 इंटू I2, C2 है 0.2 और I इसका 3 आ रहा है ना 0.6। अब डिसाइड करो कि कौन सा कंसंट्रेशन कम है कौन सा ज्यादा है। तो अभी भी NaCl का ही कम है ना। तो इसका मतलब हमारी जो डायरेक्शन होगी इट फ्रॉम NaCl टू CaCl2, है ना। तो ये ध्यान रखना कि केवल मोलरिटी देखकर डिसीजन मत लीजिएगा, I से मल्टीप्लाई करके फिर डिसाइड कीजिएगा कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन किधर का कम है ना। केवल C देखने में कई बार गलत भी हो सकता है, ठीक है। C इंटू I आपको देखना है, ठीक है। इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल डायरेक्शन से रिलेटेड, है ना। ये आगे सबको समझ में आ गया। C और I का प्रोडक्ट देखिएगा, जिस तरफ का C, क्योंकि देखो ऐसे जो ऑस्मोसिस हो ही क्यों होती ही क्यों है ना। ऑस्मोसिस होती है दोनों सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने की। जैसे ही दोनों तरफ के सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो जाते हैं ऑस्मोसिस रुक जाती है, और आइसोटोनिक होने के लिए C1I1 का प्रोडक्ट C2I2 के प्रोडक्ट के जैसी बराबर हो जाता है तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाती है। लेकिन उससे पहले इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही होती, एक तरफ का C1I1 ज्यादा होता है एक तरफ का कम होता है, तो कम वाले से ज्यादा की तरफ होती रहती है ऑस्मोसिस, है ना। और जैसे ही वो C1I2 C2I2 बराबर हो जाता है तो ऑस्मोसिस होना स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। बहुत बेसिक बात है, लेकिन क्वेश्चन में एक अच्छा जैसे ये वाला आप लोग बताइए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, क्या अच्छा नोट करना है, एक ठीक है, हो गया बेटा, नोट हो गया। देखो अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन है, ये एक बार आप लोग रीड करिए। क्वेश्चन क्या है थोड़ा मैं रीड करके समझा देता हूँ। चलो, इसमें भी देखो एक सिचुएशन दी हुई है। देखो इसमें दो सॉल्यूशन है, एक लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट में उसने लिया है 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, और राइट वाले कंपार्टमेंट में 0.01 मोलर अमोनिया एक्वस अमोनिया ले लिया है, 0.01 मोलर, ठीक है। इधर इसने क्या ले लिया है 0.01 मोलर एक्वस अमोनिया, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है इन विच सॉल्यूशन साइड कॉम्प्लेक्स दिस CuNH3 whole for 2 plus will form and deep blue color will obtain। अभी आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, वहां पे ये कॉम्प्लेक्स बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स है। वहां पे आप लोग पढ़ोगे कि कॉपर आयन, है ना, कॉपर आयन जब एक्वस अमोनिया के सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CuNH3 whole for 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स होता है ये, है ना। और इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है ये, ठीक है। तो उसका कहना है कि आपको बस यही पूछना चाह रहा है कि वो जो डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है वो किस कंपार्टमेंट में बनेगा, लेफ्ट वाले में है, क्यों।
है ना, इधर अमोनिया साइड का कम है ना, आई से मल्टीप्लाई करने के बाद भी कमी आ रहा है, नहीं ठीक है। कॉपर सल्फेट का आई हो जाएगा 2, ये मानते हुए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जब कुछ बोलेगा नहीं तो स्ट्रॉन्ग ही मानेंगे हम लोग। तो इसका आई आप निकालोगे तो क्या आएगा 2, है ना। तो इसका C1 इंटू I1 निकालेंगे तो कितना आएगा 0.1 इंटू 2, मतलब कितना आएगा 0.2। और इधर अमोनिया के लिए निकालेंगे जब इफेक्टिव कंसंट्रेशन, तो C2 इंटू I2, C2 0.0, अच्छा अमोनिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 ही लो 0.0। तो इस हिसाब से तो लग रहा है कि भैया अमोनिया का कंसंट्रेशन, अमोनिया के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम ही है ना? हाँ बोलो बेटा। सर अमोनिया सर जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब तो सर वो H4OH बना लेगा ना। अमोनिया को वाटर वैसे तो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जब तक अल्फा के बारे में कुछ बोलेगा नहीं तब तक आप इग्नोर ही करो उसको, है ना। और अगर आप चलो एक सेकंड मान लो कि चलो इसको आपने पानी में डिजोल्व कर दिया और ये चला गया अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में, और मान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग, ऐसे होता नहीं स्ट्रॉन्ग, मान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग लेटर, तब भी आई इसका 2 ही होगा, 2 से ज्यादा तो नहीं होगा। तो भी सर अगर 0.1 m या सर थोड़ा ज्यादा देता तो क्या करते, I1 लेते हैं। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? अगर 0.1 m या पॉइंट थोड़ा ज्यादा उससे कॉन्सेंट्रेशन होता तो I1 लेते हैं। हाँ वो देखो जो दिया है गया है, हम लोग तो उसी पे बात करेंगे, बाकी कुछ होता या होता बात अलग है ना, ऐसा होता वैसा क्योंकि होता। आपने बात कहा तो सर जब अल्फा नहीं लिया जाएगा तो फिर हम लोग वीक एसिड को भी स्ट्रॉन्ग मान के आई लेंगे। हाँ स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, कोई इसमें गलत नहीं है। जैसे वैसे तो अमोनिया नॉन न्यूट्रलाइट ही माना जाता है जब तक कुछ बोले ना, लेकिन अब अगर आप कह रहे हो तो चलो मैं मान लेता हूँ। फिर भी उससे आंसर में कोई फर्क नहीं आ रहा है। जैसे अमांटा फैक्टर आप 2 ले लिए, तो ये कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम अमोनिया सॉल्यूशन टू कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसका मतलब ब्लू कलर का सॉल्यूशन किधर बनना चाहिए, लेफ्ट साइड, है ना, इधर बनना चाहिए, मतलब ब्लू कलर का सॉल्यूशन इधर बनना चाहिए, क्योंकि ये, है ना। लेकिन ये आंसर गलत है। देखो आंसर क्या है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ। आंसर है इस क्वेश्चन का नो ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। किसी भी कंपार्टमेंट में ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा ही, ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड, है ना। नो ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म इन एनी कंपार्टमेंट। अब आप बताओ इसका रीजन। हाँ तो इसने क्वेश्चन बहुत चालाकी से पूछा है। देखो ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस में याद करो, इसमें केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल डिफ्यूज करते हैं एसपीएम के थ्रू। इससे केवल किसके पार्टिकल डिफ्यूज करते हैं, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल, सोल्यूट के पार्टिकल नहीं डिफ्यूज करते हैं। अब सोचो देखो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट इसमें सोल्यूट है कि सॉल्वेंट, सोल्यूट है, सॉल्वेंट तो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, है ना। और उधर अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन है, तो अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में अमोनिया के मॉलिक्यूल सोल्यूट है कि सॉल्वेंट, सोल्यूट है। और सोल्यूट तो डिफ्यूज ही नहीं करते ड्यूरिंग ऑस्मोसिस। इसका मतलब ना अमोनिया के मॉलिक्यूल इधर आएंगे राइट साइड, ना कॉपर सल्फेट के जाएंगे लेफ्ट साइड, है ना। सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा। और जब सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन ही जब हो नहीं पाएगा तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। ये रिएक्शन तो सोल्यूट सोल्यूट जब आपस में रिएक्ट करेंगे तब वो डीप ब्लू कलर का बनेगा ना कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए इस क्वेश्चन में ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा होगा, है ना।
हाँ ऑस्मोसिस हो रही होगी, नो डाउट ऑस्मोसिस हो रही होगी, लेकिन उस ऑस्मोसिस में क्या हो रहा होगा, इधर का वाटर निकल निकल के इधर आ रहा होगा, है ना। अमोनिया की साइड का जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो निकल निकल के इधर आ रहे होंगे कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में, लेकिन कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल इधर ही बने रहेंगे लेफ्ट साइड, और अमोनिया के राइट साइड, वो आपस में इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे। तो ऐसी कोई रिएक्शन होगी नहीं, उसने आपको कंफ्यूज किया था इस क्वेश्चन में, है ना, इसलिए आंसर क्या हो गया। तो ये ध्यान रखना, इस कई बार ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, तो इसमें बस लास्ट में यही लिख लो, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन नेवर भी टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग के ऑस्मोसिस के दौरान क्या होता है, सोल्यूट सोल्यूट के बीच में कभी इंटरेक्शन होता ही नहीं, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती कभी, ऑस्मोसिस के दौरान कभी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये समझ के आंसर देना है, लिख लीजिए ड्यूरिंग ऑस्मोसिस solute solute interaction never भी takes place। तो ऑस्मोसिस के दौरान कभी भी सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होगा ही नहीं, इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन कभी नहीं होती है ना, केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे केस में वो कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा, और कॉम्प्लेक्स का ही तो कलर ब्लू है, इसलिए ब्लू कलर आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे आ सकते हैं। फिर इसमें एक केस लिया हुआ है मैंने, कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 2 और मोर नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशन। ठीक है, अभी तक हम लोग किसी एक सॉल्यूशन का निकाल रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन ऐसा भी आपको दिया सकता है कि दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा हो, है ना, दो सॉल्यूशन को मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार किया जा रहा हो, और उस मिक्सचर का वो ऑस्मोटिक प्रेशर आपसे पूछ रहा हो, है ना। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल में मान लिया कि एक सॉल्यूशन कोई ए है, सॉल्यूशन ए, उसकी मोलरिटी मैंने C1 मान लिया, और उसका अपना कोई वॉल्यूम है, मान लिया V1 ml, ठीक है, और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ π1 है, ठीक है। और इसमें एक कोई दूसरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बी, है ना, उसका मोलरिटी C2 है, वॉल्यूम V2 है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2, और ये इसमें मिक्स कर दिया गया बेटा। ठीक है, ये इसमें क्या कर दिया गया, ये दोनों मिक्स कर दिया गया, लेकिन ये दोनों आपस में नॉन रिएक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि ए और बी रिएक्ट करके कुछ सी बन रहा हो, है ना, मतलब ये सोल्यूट ए और बी आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, ये मान के चलते। ठीक है, तो हमें फाइनली मिक्सचर मिल गया, उसमें ए और बी दोनों पड़े हुए हैं, आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हो। तो मिक्स करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है ना बेटा, ये इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमें पूछा जा रहा है, पाई मिक्सचर आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे पाई मिक्सचर, है ना, बताओ भाई कैसे मोल कंजर्वेशन। प्योर लिक्विड का सब्ट्रैक्ट कर दें, समझे नहीं। हाँ एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इस कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल, टेम्परेचर तीनों का टी ही है, मतलब मिक्स करने पे टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बहुत ज्यादा सोच लेंगे आप। M3V1 plus V2 is equal to M1V1 plus M2V2 से करें। हाँ उससे करना होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें बस आपको ये देखना है, देखो आप ऐसे सोचो कि जब दोनों रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ए और बी, तो फिर जैसे केवल एक था उस समय कैसे निकालते, मगर अगर मान लो किसी एक का निकालना हो, जैसे सॉल्यूशन ए का निकालना हो, तो π1 बराबर क्या होगा, C1RT इंटू I1, है ना, यही तो लिखेंगे। अच्छा अगर हमें बी का लिखना हो तो क्या लिखेंगे, π2 = C2RT इंटू I2,
अब मिक्सचर का लिखना है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पाई मिक्सचर बराबर सी मिक्सचर, हमें पूरे मिक्सचर की मोलरिटी चाहिए होगी बस, इंटू RT कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो मिक्स करते हैं, जब भी हम लोग कभी दो सॉल्यूशन को मिक्स करें और दोनों रिएक्टिव ना हो तो सीधे पाई मिक्सचर हो जाएगा सी मिक्सचर इंटू RT, वही पाई इंटू CRT वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब सी मिक्सचर को कैसे निकालते हैं ये समझ लो। तो सी मिक्सचर यहाँ हो जाएगा, जैसे याद करो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते थे, जैसे एक सॉल्यूशन था उसकी मोलरिटी M1 दूसरे की M2, मिक्स करने पे फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालते थे M मिक्सचर, वो होता था M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, हाँ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स। लेकिन यहाँ पे आपको वांटा फैक्टर को भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि सोल्यूट ए में कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा हो, है ना। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि जहां जहां सी है उसके साथ में आई से भी मल्टीप्लाई करके चलना पड़ेगा। तो उसको हम लोग उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिख देंगे C1 इंटू I1 इंटू V1, ठीक है, ऐसे देखो C1 इंटू V1 इंटू I1 एक्स्ट्रा कर दो, प्लस C2 इंटू V2 इंटू I2 और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे टोटल वॉल्यूम से V1 प्लस V2, ये आपका सी मिक्सचर हो जाएगा। ये आपका सी मिक्सचर इंटू RT साथ में मल्टीप्लाई रहेगा ही। तो ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला बन जाएगा, इससे आप निकाल सकते हैं, है ना। इसको कर लो, नोट कर लो। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि दो सॉल्यूशन हो आपस में नॉन रिएक्टिव टाइप की, उनको मिक्स किया जा रहा हो, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो। पाई मिक्सचर को लिख दीजिएगा सी मिक्सचर इंटू RT, और सी मिक्सचर जैसे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में करते थे, सी मिक्सचर C1V1 इंटू C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 प्लस V2। यहाँ पे बस C के साथ I को और मल्टीप्लाई करके चलेगा, क्योंकि पाई एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो I को लेके चलना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो भी हो सकता है सोल्यूट डिसोसिएट हो रहा है, पता ना एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। हाँ? बाकी देखो अगर तीन सॉल्यूशन हो तो वही फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा, C1V1 I1 प्लस C2V2 I2 प्लस C3V3 I3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। तो वो एक्सटेंड करना हम लोग जानते ही, ठीक, क्लियर है। आ रही बात नहीं? एक क्वेश्चन ये चाहो तो कर लो, ये पूछा गया अभी देखो 2019 ऑनलाइन वाले पेपर में, है ना, ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, रीड कर लो सही। ठीक है, क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या करा। इसमें आपको वो दो सोल्यूट दे रहा है, एक है 0.6 ग्राम यूरिया और एक है 0.118 ग्राम ग्लूकोज,
और दोनों को 100 ml वाटर में डिजोल्व कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे वो सीधे वाटर में डिजोल्व कर रहा है। अच्छा, ऊपर वाले केस में क्या था कि ये सॉल्यूशन अलग था, ये अलग था, और इन दोनों को मिक्स कर रहे थे। तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है कि सीधे वो सॉल्वेंट वाटर ले रहा है और वाटर में दो डिफरेंट सोल्यूट मिक्स कर रहा है। वाटर में दो डिफरेंट सोल्यूट वो मिक्स कर रहा है, ठीक है। ये 100 ml वाटर ले लिया उसने, इसमें वो 0.6 ग्राम यूरिया भी डिजोल्व कर रहा है और इसी में 1.8 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको एक ही सॉल्यूशन वो बना रहा है, बस उसमें सोल्यूट अलग अलग उसने ले लिए। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे बताओ? हाँ, लेकिन ये दोनों रिएक्ट तो नहीं करेंगे, ग्लूकोज यूरिया आपस में रिएक्टिव तो है नहीं, तो है तो दोनों नॉन रिएक्टिव ही यहाँ पे। हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे वो C1 इंटू V1 करने की जरूरत नहीं है। वो तो ये जो V1 V2 है ना, ये V1 V2 बिफोर मिक्सिंग वाले वॉल्यूम है। अगर मिक्स करने से पहले वो दे देता, ऐसा कुछ बोल देता कि यूरिया का सॉल्यूशन है और इसका 100 ml है और ग्लूकोज का सॉल्यूशन का कुछ 200 ml है, और फिर मिक्स कर दिया, तो फिर V1 बराबर 100 और V2 बराबर 200 हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो बिफोर मिक्सिंग वाला बता ही नहीं रहा है, सीधे वो सोल्यूट डायरेक्ट ऐड कर रहा है पाउडर के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे आप सीधे ऐसे लिख दो, पाई जो होगा, पाई मिक्सचर, वो क्या हो जाएगा, C मिक्सचर इंटू RT, है ना। और C मिक्सचर कैसे निकालेंगे यहाँ पे? हाँ, बस इन दोनों के मोल्स ऐड हो जाएंगे। 0.6 अपॉन यूरिया का मोलर मास 60 होता है, दिया भी हुआ है। हाँ, ये हो गए किसके मोल, यूरिया के, और ग्लूकोज के हो गए 1.8 अपॉन 180, ये टोटल मोल हो गए, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम इन लीटर। तो उसने 100 ml बोला है, लीटर में कितना हो जाएगा, 0.1, ठीक है। बोलो, देखो आप इसको मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, इससे थोड़ा आपको समझ में आ जाए कि इसको मैंने लिख दिया N1 प्लस N2 टोटल मोल डिवाइडेड बाई V टोटल इन लीटर इंटू R, ठीक है। और N1 प्लस N2 हो गया 0.6 अपॉन 60, ग्लूकोज के मोल हो गया 1.8 अपॉन 180, और टोटल 100 अपॉन 1। बाकी R आपका भाई ATM, सारे आंसर ATM में है, तो सीधे 1/12 ले लो। और टेम्परेचर कुछ बोला ही होगा उसने, देखो 27 कह रहा है ना, तो 300 केल्विन में 300, ठीक है। इससे आपका आंसर आ जाएगा। C आ रहा है 2.46 है, बस ठीक है, C आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये है, लेकिन अगर मान लो दोनों का अलग अलग वॉल्यूम दे देता तो फिर वो वाला फॉर्मूला रख देता ऊपर वाला, ठीक है ना। मिक्स करने के पहले अगर दोनों का कुछ कुछ वॉल्यूम दे देता तो फिर वो वाले फॉर्मूले से करना। अच्छा, यहाँ वन टाइप फैक्टर दोनों का 1 ही था, इसलिए वो पिक्चर में आया नहीं। बाकी वो N1 इंटू I1 करना पड़ता नहीं, तो मोल के साथ I से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन सर अगर क्वांटम फैक्टर डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हाँ, फिर तो करना पड़ता है ना, क्वांटा फैक्टर अलग अलग होता है। तो जैसे N1 की जगह मुझे लिखना होता है N1 I1, और N2 की जगह लिखना पड़ता है N2 I2, है ना। मतलब क्वांटा फैक्टर हमेशा सोल्यूट के मोल के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। सर ऑप्शन डी आ रहा है। यस सर, डी आ रहा Yes, sir. डी आ रहा है, लास्ट आंसर है। है। यस Yes.
अच्छा, तो ये चीज भैया आप लोग चेक कर लेना, है ना। वो डी आ रहा है कि सी आ रहा है, देख लो, चेक करो, जल्दीबाजी में कर रहे हो लग रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता रहे हैं कि डी आ रहा है। अबे बेटा डी आ रहा है। Yes. है ना जूही, Yes, sir. Yes, sir. DR. डी आ रहा है, तो भी डी होगा। चलो ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा, चेक करके बता लिख दीजिएगा। तो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कंप्लीट हो गया है। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है बता दिए मैंने आपको। अब इसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो है उनको भी कर लेते हैं। एक ये टॉपिक है इनमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है ना। शुरुआत में हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, और राउल्ट्स लॉ के समय हम लोगों ने बोला था कि दो जैसे लिक्विड है, अगर वो दोनों आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, कंप्लीटली मिसिबल है, तो वहां पर राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी आपको दिया जा सकता है कि अगर कोई दो इनमिसिबल लिक्विड आपको दे दिया जाए जो आपस में मिक्स ही नहीं हो रहे, है ना, तो पहली बात तो वहां राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो फॉर टू इनमिसिबल लिक्विड राउल्ट्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। सबसे पहले तो यही लिख लीजिए आप लोग, इन केस ऑफ टू इनमिसिबल लिक्विड राउल्ट्स लॉ डू नॉट होल्ड गुड। ऐसे केस में राउल्ट्स लॉ फेल हो जाता है। राउल्ट्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर इनमिसिबल लिक्विड। अगर आपको दो इनमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर दिया आ रहा है तो वहां पे राउल्ट्स लॉ कभी मत लगाइएगा, वो राउल्ट्स लॉ कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड के लिए लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या ले रहे हैं, जैसे एक मैंने कोई वोलाटाइल लिक्विड ले लिया, ठीक है, और इसका वोलाटाइल लिक्विड है तो वेपर तो बनी रही होगी, और किसी T0 टेम्परेचर पे, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसका मैंने निकाला वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर मीजर किया प्योर स्टेट में, अभी कुछ मिलाया विलाया नहीं है, ये प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, और प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना आया PA0, ठीक है। और एक दूसरा इनमिसिबल लिक्विड ले लिया मैंने, लिक्विड B, ठीक है, और सेम टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर मीजर किया तो ये आया PB0, है ना। और फिर दोनों को मिक्स कर दिया मैंने, लेकिन ये दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली ये कैसे लिक्विड है, इनमिसिबल है। तो ऐसे समझ लीजिए कि एक तरफ लिक्विड A है, एक तरफ लिक्विड B है, दोनों मिक्स नहीं हो रहे। लेकिन देखो वेपर तो बनेगी, ऐसा तो है नहीं कि अगर दोनों के मिक्सचर को हम लोग अगर सेम टेम्परेचर पे रखें तो वेपर तो बनेगी, A की भी वेपर बनेगी और B की भी वेपर बनेगी, है ना। और यहाँ पे मिक्सचर में वेपर A का जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, इसको PA बोल दिया मैंने, स्मॉल PA, और B का स्मॉल PB। तो ये जो वैल्यूज होती है PA, ये एग्जैक्टली बेटा PA0 के ही बराबर आती है, ठीक है। मतलब मिक्सचर में भी, मतलब मिलाने के बाद भी उन दोनों के वेपर में किसी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। उसका रीजन यही है कि यहाँ पे ये दोनों मॉलिक्यूल मिक्स ही नहीं हो रहे हैं, है ना, मतलब दो लिक्विड मिक्स ही नहीं हो रहे हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन ही नहीं डेवलप हो रहे हैं, एट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे नेग्लिजिबल है, जीरो है ना। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का टर्म नहीं आएगा। देखो ऐसे समझो कि अगर ये होता मिसिबल लिक्विड होता तो वहां राउल्ट लॉ लग जाता, वहां बोलते PA बराबर क्या लिखते, काई इंटू PA0। लेकिन काई भी तब आते हैं जब लिक्विड के बीच में कोई इंटरेक्टिव फोर्स लग रहे हो, है ना, वो है ना, वो भले ही बहुत स्ट्रांग हो या वीक हो, लेकिन जब कोई इंटरेक्शन ही नहीं है वो बीच में, दोनों के मिलाने के बाद भी दोनों लिक्विड इंडिपेंडेंटली वेपराइज हो रहे होंगे ना, दोनों को मिक्स करने के बाद भी दोनों लिक्विड इंडिपेंडेंटली इवोपरेट हो रहे होंगे, ऐसा कि जैसे वो मिक्स ही ना हुए हो, है ना, क्योंकि मिक्स हो ही नहीं रहे वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो PA आता है वो PA0 के ही बराबर आ जाता है, और जो PB होता है वो PB0 के ही बराबर हो जाता है। पहली इंफॉर्मेशन ये, तो वो पहले लिख लिए लिक्विड A and B आर कंप्लीटली इनमिसिबल। तो इस केस में
मिक्सचर में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, जिसको हम लोग पी स्मॉल पी से लिख देते हैं, तो हियर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये इनडायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, पी ए नॉट के, है ना, क्योंकि मिक्सचर बन ही नहीं रहा, तो मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन टर्म ही नहीं डिफाइन होगा। मोल फ्रैक्शन तो मिक्सचर के लिए होता है ना, जब दो लिक्विड मिक्स हो जाए, तो यहाँ काई भी टर्म ही नहीं डिफाइन होगा ना, और ऐसे स्मॉल पी भी क्या हो जाएगा, पी वी नॉट। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर कितनी होगी, तो वो इनके पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ तो लग ही रहा होगा ना, डाल्टन लॉ तो हर केस में लगेगा, भले ही वो मिक्स हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। तो यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर तो दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के ही बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, तो टोटल वेपर प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, पीटी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, वो उनके पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा, और पार्शियल वेपर प्रेशर उनके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के ही बराबर है। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन मिल जाएगी, पीटी इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पीवी नॉट, है ना। जबकि अगर यही मिसबल होते तो वहां पे क्या फॉर्मूला आया था राउट लॉ में, वहां पे गुड, तो वहां पे ये आ गया था फॉर्मूला, पीटी इक्वल टू काई ए पी ए नॉट प्लस काई बी नॉट, अगर ये मिसबल होते तो। लेकिन यहाँ पे इनमिसबल के केस में ये इक्वेशन आ रही है, पीटी इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पीबी, उनके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर का सम ही टोटल वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाया करेगा। ठीक है ना, बोलो क्लियर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कितनी बात समझ में आ गई। सर हाँ बोलो बोलो। सर अगर दो लिक्विड्स में जो है वो सर डेंसिटी का डिफरेंस हो, जैसे सर ऑयल और वाटर है सर, तब तो जो लिक्विड ऊपर रहेगा उसके सर वेपर जो है उसमें रहेंगे, क्या कहते हैं उसका सर वेपर प्रेशर रहेगा, सर जो लिक्विड को कवर करने का उसका वेपर कैसे। हाँ देखो ये एक्चुअली आपका कहना कहीं ना कहीं सही है कि जैसे दो लिक्विड मिक्स करेंगे तो एक लिक्विड ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, ठीक है, इनविजिबल केस में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एजिटेटर मिला देते डाल देते हैं, और एजिटेटर मिला के खूब अच्छे से उसको शेक कर देते हैं, जैसे मैंगो शेक बनाते समय खूब देर तक मिक्सी नहीं चलानी पड़ती है। तो अगर ऑयल, ऐसे सोचो मिक्सी में ऑयल और पानी दोनों डालो और मिक्सी चला दो, 5 मिनट तक चलने दो, तो फिर वो सिचुएशन नहीं होगी जो आप कह रहे हो। उसमें क्या होगा कि बहुत छोटे छोटे बबल्स डेवलप हो जाएंगे, वो दोनों लिक्विड के बबल्स इतने छोटे छोटे हो जाएंगे कि एक लेयर ऊपर और एक लेयर नीचे नहीं रहेगी, वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। लेकिन मिक्स होने का मतलब ये नहीं कि वहां पे राउट लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, वो छोटे छोटे बबल में ब्रेक डाउन हो जाएंगे कि लगेगा कि मिक्स हो गए, लेकिन उनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, है ना। मतलब उसमें ऐसा नहीं होगा कि एक लिक्विड ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, वो हम लोग प्रॉपर एजिटेट करने के बाद कर रहे हैं। क्योंकि देखो ऐसे एक लिक्विड अगर ऊपर रहेगा नीचे रहेगा तो नीचे वाले की तो वेपर बन ही नहीं पाएगी ना, है ना, उसकी तो वेपर डेवलप ही नहीं होगी, तो ये फिर पूरा कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाएगा। तो ये मान के चल रहे हैं कि आपने खूब अच्छे से शेक कर दिया, ठीक है ना, बोलो भाई क्लियर। अभी समझ में नहीं आया लग रहा कुछ। तो इसमें अब देखो एक बात और बताने जा रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे वेपर फेस में, आ जाओ जरा। अच्छा, ये वेपर फेस में तो दोनों के भी तो मोल फ्रैक्शन होंगे। वेपर फेस में भैया ए के मोल फ्रैक्शन कुछ वाई होंगे और बी के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, वाई भी होंगे होंगे ठीक है। अब बताओ, अब अगर हम लोग केवल इस वेपर फेस, लिक्विड फेस नहीं, इस वेपर फेस के लिए डाल्टन लॉ लगा दे तो बताओ क्या होगा। अप्लाई डाल्टन लॉ इन वेपर फेस, अप्लाई डाल्टन्स लॉ फॉर वेपर फेस। तो अगर आप वेपर फेस के लिए ही केवल क्या लगा दो, डाल्टन लॉ, ठीक है। और कंपोनेंट ए के लिए चलो लगाते हैं,
तो कंपोनेंट ए के लिए लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, वाई ए बराबर, अच्छा बताओ क्या होगा, वाई ए बराबर पी ए अपॉन पी टी, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ राउल्ट लॉ तो वैलिड नहीं है कि वैलिड है, नहीं है, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, अगली लाइन में ऊपर देखो, पी ए बराबर पी ए नॉट, है ना, और पीटी को पी ए नॉट प्लस पीबी नॉट लिख सकते हो चाहो तो, या अभी पीटी लिखा रहेगा, चलो ठीक है। तो यहां से बताओ पी ए नॉट कितना आ गया, पी ए नॉट आ गया वाई ए इंटू पी टी आ गया। सिमिलरली अगर मैं कंपोनेंट बी के लिए लगा दूं यही फॉर्मूला, वाई बी बराबर पी बी अपॉन पी टी, तो लास्ट में वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, पी बी नॉट बराबर वाई बी इंटू पी टी, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर दो जल्दी से, बताओ दोनों को डिवाइड करो, बताओ क्या आ रहा है। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे, देखो इक्वेशन 1 और 2 डिवाइड करेंगे तो पीटी पीटी कैंसिल, पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट इक्वल टू वाई ए अपॉन वाई बी, और वाई ए क्या होगा, वाई ए उनके मोल अपॉन टोटल मोल, मतलब एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और नीचे एन। अच्छा एक बात और कि यहाँ पे वाई ए और काई ए बराबर होंगे, बात समझ आ रही, क्योंकि जितने मोल लिक्विड ए के होंगे इसके मोल फ्रैक्शन वो सारे सारे किस फेज में चलाएंगे, वेपर फेज में, है ना। यहाँ पे वाई ए और काई ए बराबर ही होगा, है ना, क्योंकि दोनों इनमिसिबल है। तो पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, लेकिन वो एन ए प्लस एन बी कैंसिल हो जाएगा, मैं उसको सीधा लिख रहा हूँ, कैंसिल होने के बाद ये फॉर्मूला मिल जाएगा, और एन एन बी उसके मोल्स है वेपर फेस वाले, ठीक है। यहाँ पे एन एन बी क्या है, एन एन बी मोल्स इन वेपर फेस, तो उसके वेपर फेस में मोल होंगे ए और बी के, वो यहाँ पे एन है। तो ये फॉर्मूला हम लोग, ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं इनमिसिबल लिक्विड के लिए, है ना। और इसी फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ के लिखते हो तो ये बन जाएगा नीचे वाला। इसमें वो कुछ नहीं किया कि उसने मोल को वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिख दिया, है ना, Na को लिख दिया है WA अपॉन Ma, मतलब Ma मतलब मॉलिक्यूलर वेट है, और Nb को लिख दिया WB अपॉन Mb, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बस समझ लो लिखना, तो ये तो आई लिख लोगे। वेट का रेशियो भी निकाल सकते हैं लोग, मोल का रेशियो अगर पता चल गया AOB के मोल का रेशियो, तो AOB के वेट का रेशियो भी लिख सकते हैं वेपर फेस में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो इसमें बेटा ये दो ही फॉर्मूले ही होते हैं। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आपको इनमिसिबल लिक्विड पे बेस्ड पूछा जाता है तो या तो बेटा ये फॉर्मूला लग जाता है, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या तो आपसे वो मोल का रेशियो या वेट का रेशियो वगैरह कुछ पूछेगा तो ये नीचे वाला फॉर्मूला से निकाल देना, है ना। दो ही इसमें फॉर्मूले बनते हैं। एक चाहो तो ये क्वेश्चन कर दो, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये है ना? एक बार रीड करो, बताओ क्या आंसर। बोलो भाई, आसान है। हाँ डी हो जाएगा सीधा, ठीक है भाई। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कह रहा है टू लिक्विड ए टी ए नॉट 100 टॉर है,
और बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पीवी नॉट भी दे दिया 200, आर कंप्लीटली इनविजिबल। साफ साफ बोल रहा है कि दोनों लिक्विड क्या है, इनविजिबल है। तो कह रहा है वन विल बिहेव इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर। जब भी इनविजिबल होते हैं तो दोनों इंडिपेंडेंटली वेपराइज होते हैं, तो वो भी उसने बोला है यहाँ पे। फिर कह रहा है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सिस्टम, तो यहाँ पे पीटी पूछ रहा है, तो पीए सीधे पीटी बराबर क्या हो जाएगा, पीए नॉट प्लस पीबी नॉट, है ना। सीधा सीधा आप दोनों का सम कर दीजिए बस। तो 100 टॉर प्लस 200, ठीक है। तो सीधे सीधे आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। हाँ, तो जब भी ऐसा कोई बोले कि दो इनविजिबल लिक्विड है तो दोनों के वेपर प्रेशर का सम कर देने पे सीधा सीधा उनके प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर का सम है वही उनके टोटल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, है ना। है ना, एक ये वाला भी कर सकते हो क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन रीड कर लिए पहले, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड नाइट्रोबेंजीन इज 99 डिग्री, the vapor pressure of water is 730 millimeter mercury and atmospheric pressure 760। हाँ, एक बात और इसमें बताए थे कि जब भी दो इनविजिबल लिक्विड होते हैं, जब भी दो इनविजिबल लिक्विड होते हैं और अगर वो उनके बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हो, तो याद करो बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे दो लिक्विड है, तो यहाँ पे किसी एक का वेपर प्रेशर की बात नहीं करेंगे, टोटल वेपर प्रेशर की बात करेंगे। अगर कोई इनविजिबल लिक्विड का मिक्सचर बॉयल करेगा तो वो तब बॉयल करेगा जब उन दोनों का पीटी मतलब टोटल वेपर प्रेशर वो 180 एम के बराबर हो, है ना। ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ था, ये बात शायद पढ़ी नहीं थी हम लोगों ने। ए सिस्टम ऑफ टू इनविजिबल लिक्विड विल बॉयल व्हेन द टोटल वेपर प्रेशर पी, पीटीपी क्या वो पीटी है, वो यहाँ पे इन्होंने पी लिख दिया है, पीटी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और द गिवन एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो बेटा जब भी कोई दो इनविजिबल लिक्विड हो और बॉयल वो दोनों बॉयल कर रहे हैं, पूरा मिक्सचर बॉयल कर रहा हो, तो वो तभी हो सकता है जब टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर हो रहा हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा हो, या फिर वो उसकी जगह कोई दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर दे रहा हो तो उसके बराबर कर दीजिएगा। ज्यादातर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही कर देते, ठीक है। क्लियर। तो ये बेसिक बात बताई है इसने। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि वाटर और नाइट्रोबेंजीन का जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट वो बॉयल हो रहा है कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी पे। तो अगर इतने प्रेशर पे वो बॉयल कर रहा है तो इसका मतलब वो इन दोनों के टोटल वेपर प्रेशर के बराबर होगा ना, बोलो। इनडायरेक्टली उसने हमें क्या दे दिया, पीटी दे दिया, ठीक है। और इनमें किसी एक का उसने दे दिया है प्योर स्टेट में, वाटर का दे दिया है प्योर स्टेट में, तो आप नाइट्रोबेंजीन का प्योर स्टेट में निकाल लो, है ना। आप मान लो कि वाटर को ए मान लेते हैं इस क्वेश्चन में, नाइट्रोबेंजीन को बी बोल देते हैं, ठीक है। तो वाटर का उसने दे दिया है प्योर स्टेट में 733, तो आप क्या करो, नाइट्रोबेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर निकाल लो, सीधे सीधे माइनस करके निकाल लो कितना आ रहा है, तो 760 माइनस 733, है ना, कितना आ रहा है 27, है 27 मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो ये आपने नाइट्रोबेंजीन का निकाल लिया, बी आपने नाइट्रोबेंजीन को मान लिया है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है देखो, फिर कह रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है, तो पूछा क्या, फाइंड द वेट रेशियो ऑफ वेट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ डिस्टिलेट। तो आपसे वो वेट का रेशियो पूछ रहा है ना। वेट का रेशियो अभी हम लोग निकाला था, ये यही फॉर्मूला लगाना है आपको, है ना, बोलो, है ना। वेट का रेशियो यहीं से आएगा, W/W भी इक्वल टू दिस, ठीक है। अब
कर लोगे नहीं? देखो हम लोगों को ऐसे समझो, हम लोग को मोल का रेशियो अभी निकाला था हम लोगों ने, तो मोल का रेशियो था Na/Nb इक्वल टू क्या था, Pa0/Pv0, और मोल के रेशियो से वेट का रेशियो आ जाएगा WA/Wp इक्वल टू Pa0 into Ma डिवाइडेड बाई Pv0 into L। Pa0 हम लोग को पता ही है 733। A फॉर वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18। B नाइट्रोबेंजीन का माना था, नाइट्रोजन का Pv0 कितना है 27, और उसका मोलर मास उसने दिया था 123, है ना। जो मेरा पासवर्ड रहता है जूम वाले का, वो नाइट्रोजन का मोलर मास होता है। अब ये बात सबको नहीं समझ में आती है, ठीक है, तो इससे निकाल लो आ जाएगा आंसर। ठीक, कर लोगे? तो जब भी इनमिसिबल लिक्विड होते हैं तो यही दो फॉर्मूले होते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूले लगते हैं, है ना। ऊपर वाले में केवल एक ही फॉर्मूले से हो गया था, वो तो सीधे सीधे पूछ रहा था टोटल। ठीक है, तो इनमिसिबल लिक्विड के क्वेश्चन में बस यही दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। तो बोलो आगे बढ़े फिर। चलो अब इसमें बस एक टॉपिक बच रहा है, इसको छोटा सा टॉपिक है, इसका एक इंट्रोडक्शन ही है हम लोग के सिलेबस में, एजोट्रोप्स, है ना। वैसे ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में नहीं है, एनसीईआरटी ने हटा दिया इसको, एनसीईआरटी में एजोट्रोप्स नहीं है ना। आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया गया एजोट्रोप्स एक्चुअली है नहीं, एनसीईआरटी तो बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ बातें हैं जो हम लोग को पता होनी चाहिए, है ना। एजोट्रोप्स क्या होता है, कब बनते हैं, है ना, बेसिक बातें तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो एजोट्रोप्स होते क्या है, पहले तो हम लोग को ये क्लियर होना चाहिए। तो एजोट्रोप्स क्या होते हैं, एजोट्रोप्स आर कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एजोट्रोपिक मिक्सचर को अगर वन लाइन में एक्सप्लेन किया जाए, एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, एजोट्रोपिक मिक्सचर आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं, ठीक है। अच्छा आपको लग रहा होगा ये क्या भैया कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मतलब क्या है। तो देखो ये हम लोग इसमें आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा। जब हम लोग ने नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे, जहाँ पे हम लोग ने नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे, तो वहां पे हम लोग ने दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे। एक ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन थे जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे थे, किसके रिस्पेक्ट में, राउल्ट्स लॉ के रिस्पेक्ट में, है ना। और कुछ ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी होते हैं जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये जो पूरी थ्योरी है वो नॉन आइडियल के लिए है, क्योंकि एजोट्रोप्स बनते ही नॉन आइडियल में, आइडियल सॉल्यूशन में तो एजोट्रोप बनते ही नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन नेवर मेक्स एजोट्रोपिक मिक्सचर। एजोट्रोपिक मिक्सचर बनते ही कब है, जब दो मिक्सचर कैसे हो, नॉन आइडियल, है ना। दो सॉल्यूशन का मिक्सचर ओवरऑल कैसा हो, नॉन आइडियल, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इस एक पैराग्राफ पढ़ लोगे तो कुछ बातें आपको क्लियर होंगी, है ना। फिर अच्छे से समझा दूंगा उसको। इसमें क्या देखो, एजोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में सबसे पहली लाइन तो यही है कि ये एक स्पेशल क्लास होती है मिक्सचर की, और इस मिक्सचर में पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। जैसे ही ये सिचुएशन बनती है या एजोट्रोपिक मिक्सचर बनने लगते हैं, वहां पे पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा अगला ये एजोट्रोप्स की डिफिनेशन पढ़ो क्या है। एजोट्रोप्स के बारे में लिखा है, लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल्ड ओवर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजोट्रोप्स और एजोट्रोपिक मिक्सचर। एजोट्रोप्स में बोलते हैं कि एजोट्रोपिक मिक्सचर जो होते हैं, एजोट्रोपिक मिक्सचर में देखो क्या बोल रहे हैं। अब देखो बुक की डिफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें वो टू द पॉइंट ही बात करते हैं सीधे। एजोट्रोप में क्या बोल रहा है, लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल्ड ओवर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। ऐसे मिक्सचर जिनका जब डिस्टिलेशन कराया जाए तो डिस्टिलेशन कराने पे उनके कंपोजिशन में चेंज ही ना आ रहा हो, ठीक है।
डिस्टिलेशन कराने में उनके कंपोजिशन में कोई चेंज ना आ रहा हो, तो ऐसे लिक्विड को ही कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। अब आपको लग रहा हो क्या मतलब है भाई, डिस्टिलेशन कराने में चेंज नहीं आ रहा है, तो क्या डिस्टिलेशन कराने में चेंज आता है इसका मतलब? हाँ, होता क्या है कि जैसे मान लो दो लिक्विड, एक मान लो कि बेंजीन है और उसमें आपने वाटर प्लस एथेनॉल मान लो, है ना, वाटर प्लस एथेनॉल, वाटर प्लस एथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और एथेनॉल का कम होता है, एथेनॉल का होता है करीब 64 के आसपास बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो 100 पे बॉयल होता है, और अगर प्योर एथेनॉल को बॉयल करेंगे तो 64 पे बॉयल होता है। लेकिन अगर आप दोनों को मिक्स कर देंगे, मिक्सचर तैयार कर देंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन का सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे, तो दोनों के मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, क्या 100 होगा, क्या 64 होगा, या उसके बीच में कहीं लाई होगा, कि 100 से भी ऊपर हो जाएगा, कि 64 से भी कम हो जाएगा? सर कम होगा 64। तो ये चीज हम लोग एजोट्रोपिक मिक्सचर से समझते हैं। एजोट्रोपिक मिक्सचर में देखो कुछ पहले आपको मैं ऐसी बातें जो बहुत बेसिक है वो बता देते हैं। जैसे एजोट्रोप्स दो तरह के बनते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप वहां बनते हैं ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कौन सा डेविएशन शो कर रहे होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप वहां बनते हैं ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल कर्व बनाए जाते हैं। देखो ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स से रिलेटेड है, वो डायग्राम जब देख लोगे तब वो आपको समझ में आएगा। कि जैसे एक ये वाला दो कर्व बनाए हैं, एक कर्व ये, एक ये कर्व है। देखो पहले चाहो तो ये वाला कर्व देख लो, लेफ्ट वाला, ये वाला। इसमें वाई एक्सिस में क्या लिया गया है, बस मेन बातें देखो, उसमें बहुत सारी बातें तुम्हें देखने मिलेगी। वाई एक्सिस में टेम्परेचर लिया गया है, टेम्परेचर धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक्स एक्सिस में क्या लिए गए, मोल फ्रैक्शन। और वो वही दो बाउंड्री लाइन है, एक बाउंड्री लाइन यहाँ पे प्योर शायद मिथेनॉल लिखा हुआ है, देखो दिख रहा है आपको, एक बड़ा कर देते हैं तब। यहाँ पे देखो इस बाउंड्री लाइन में प्योर मिथेनॉल है और इस बाउंड्री लाइन पे प्योर क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और आपको ये एक उसने चार्ट बना के दिखाया है कि अलग अलग मोल फ्रैक्शन लेने पे उनका वेपर प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। देखो इसमें जैसे इसमें भी दो लाइनें चल रही है, एक लाइन ऐसे नीचे नीचे चल रही है, ठीक है, एक उसके ऊपर ऊपर चल रही है, ठीक है, दो लाइनें यहाँ पे बन रही है ना। अब देखो ये वाला प्रेशर, अच्छा ये वाला पॉइंट कौन सा प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर मिथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे 100% क्या है, हमारे पास प्योर मिथेनॉल है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्योर मिथेनॉल। तो प्योर मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे पी एम नॉट मान लो, एम फॉर मिथेनॉल। और सेकेंड वाली बाउंड्री लाइन पे पहुंच जाओ, यहाँ पे प्योर क्लोरोफॉर्म है आपके पास, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में बॉइलिंग पॉइंट ये है, ठीक है। और जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो ग्राफ में आप देखो कि ये जो दोनों लाइंस हैं पहले अलग अलग चल रही है, ये वाली लाइन अलग चल रही है और ये वाली लाइन अलग चल रही है, ठीक है। लेकिन एक जगह ये दोनों लाइन कोइंसाइड हो रही है, जहां पे ये दोनों लाइन कोइंसाइड हो रही, बस यही पे एजोटोप बन रहे, ठीक है। अब एक पॉइंट ये कि यार ये लाइनें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन में हम लोग वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिक्सचर का विद रिस्पेक्ट टू काइए। काइए मतलब लिक्विड फेज के रिस्पेक्ट में, मतलब ये वाली लाइन किसके वेपर को रिप्रेजेंट कर रही है, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर विद रिस्पेक्ट टू काई, काइए काई के रिस्पेक्ट में। मतलब लिक्विड फेज में जब मोल फ्रैक्शन आप लोगे तो उसके वेपर प्रेशर इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। और वो ऊपर वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, देखो उसने लिखा भी है लिक्विड कंपोजिशन। लिक्विड कंपोजिशन मतलब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किस फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में, काई वाले, ठीक है।
और ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये वेपर कंपोजिशन, ये वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है वो वाई के रिस्पेक्ट में, वेपर फेस में जो मोल फ्रैक्शन है उसके रिस्पेक्ट में। और ये वाई और काई वाली जो दोनों लाइन है, पहले तो अलग अलग है, एक जगह दोनों आके क्या हो गई, मीट कर गई। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो, यहाँ पे वाई बराबर क्या हो गया है, काई। मतलब इस सिचुएशन में जितने मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेस में होंगे उतने ही मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम में वेपर फेस में होंगे। बात समझ आ रही है? और अगर आप दोनों को डिस्टिलेट करना चाहोगे तो डिस्टिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिस्टिलेशन तब तक हो पाता है जब तक एक फेस में मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो और दूसरे फेस में मोल फ्रैक्शन कम हो। डिस्टिलेशन इस रीजन में हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वाई काई डिफरेंट है, या इस रीजन में हो सकता है डिस्टिलेशन, लेकिन जैसे ही वो एजोट्रोप बना लेंगे तो वहां पे उन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब वहां पे डिस्टिलेशन नहीं हो सकता। और जैसे ही वाई काई बराबर हो जाएंगे तो पूरे मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कर्व आपको दिया गया है, ये वाला कर्व आपको बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन दिखाया गया और ये वाला वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन दिखाया गया। अच्छा, ये वाला आप लोग जल्दी समझ जाओगे क्योंकि देखो वेपर पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ता था कि नहीं बढ़ता था, ऐसे हो जाता था, मतलब वो लाइन ऐसे ना होके ऊपर ऊपर चलती थी। तो देखो ये वाली लाइन वही है, ये वाली लाइन वही है जो हम लोग बना चुके हैं लिक्विड फेस वाली, और ये नीचे यहाँ पे वेपर फेस की चल रही है, लेकिन एक जगह देखो दोनों लाइनें यहाँ मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहीं पर एजोट्रोप बन रहा है। तो एजोट्रोप कंडीशन बस आपको ध्यान रखनी कि ऐसी कंडीशन होती है जहां पे दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर फेस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और वहां पे हाँ नो डाउट यहाँ पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, तो ये आपका पॉजिटिव डेविएशन वाला तो होगा। हाँ, ये आपका कौन सा है, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम पे जाएगा, तभी बॉइलिंग पॉइंट वाले कर्व में बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम पे है ना। ये वाला कर्व आपका वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में, ये वाला बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देखिए कम हो गया एजोट्रोपिक मिक्सचर का, दोनों से कम हो गया, मेथनॉल से भी कम हो गया, क्लोरोफॉर्म से भी कम हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, है ना। बात समझ आ रही है? मतलब क्लोरोफॉर्म, और ये डायग्राम आपको ये बता रहा है कि क्लोरोफॉर्म और मेथनॉल में जब एजोट्रोपिक पॉइंट बनेगा तो दो मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट, जब एजोट्रोपिक मिक्सर बन रहा होगा तो मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाएगा, है ना। मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट ये वाला देखिए, ये मेथनॉल से भी कम है और उससे क्लोरोफॉर्म के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। ठीक है, और इसी का उल्टा हो जाता है किसमें, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप में। लेकिन मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप वहां मिलते हैं जब सॉल्यूशन कैसा डेविएशन शो कर रहे होते हैं, निगेटिव डेविएशन। जैसे एग्जांपल में उसने HCl प्लस वाटर ले लिया, HCl प्लस वाटर निगेटिव डेविएशन शो करता है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे एजोट्रोपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उनके प्योर स्टेट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होते हैं, हायर वैल्यू होती है, इंक्रीज कर जाता है, एजोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है इन केस ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, है ना। लेकिन वेपर प्रेशर घट जाता है क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और वैसे भी देखो निगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर तो नीचे ही जाएगा, निगेटिव डेविएशन में ऐसे लाइन चलती थी ना नीचे नीचे, मतलब स्ट्रेट लाइन के नीचे नीचे चलती थी कर्व, तो यहाँ पे वो लाइन नीचे नीचे चल रही है। ठीक है, बस यहाँ पे वो मीट कर गई दोनों लाइन, है ना। तो बस ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और ये बस लास्ट में एक पॉइंट ये ध्यान रखना कि सेपरेशन की अगर बात करें, जब भी एजोट्रोपिक मिक्सचर के सेपरेशन की बात, तो एजोट्रोपिक मिक्सचर को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी डिस्टिलेशन टेक्निक से, ना तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ना स्टीम डिस्टिलेशन से। यही दो डिस्टिलेशन की टेक्निक इंडस्ट्रियल स्केल में ज्यादा फेमस है। लेकिन बोलते हैं कि एक बार आप वो एजोट्रोपिक पॉइंट वाले कंपोजिशन में पहुंच गए
तो उसके बाद और ज्यादा आप दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं, और ज्यादा सेपरेट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये इसमें ये लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लीजिए। व्हेन द एजोट्रोपिक कंपोजिशन हैज बीन रीच्ड, एक बार एजोट्रोपिक कंपोजिशन रीच्ड हो जाता है तो देखो क्या लिखा हुआ है, द कंसंट्रेट हैज सेम कंपोजिशन एज द एजोट्रोपिक लिक्विड, वहां पे दोनों के मोल फ्रैक्शन बराबर हो जाते हैं लिक्विड और वेपर फेज में, एंड द वेपर फेज इज नॉट रिचर इन एनी कंपोनेंट देन द लिक्विड फेज। फिर और ज्यादा डिस्टिलेशन कराने पे वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन इंक्रीज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वाई का ये बराबर ही रहते हैं, है ना। और एजोट्रोपिक मिक्सचर कांट बी सेपरेटेड बियॉन्ड द एजोट्रोपिक कंपोजिशन यूजिंग डिस्टिलेशन, है ना। तो फिर हम लोग डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करके भी हम लोग और ज्यादा परसेंटेज नहीं इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। तो उनको पूरी तरह से 100% सेपरेट नहीं कर पाते हम लोग, है ना। बात समझ में? तो बस यही 2-3 बातें हैं जो पता होनी चाहिए। ये टॉपिक पूरा थ्योरेटिकल टाइप का है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछे आते हैं। बस आपके 2-3 बातें ध्यान रखना कि एजोट्रोप होते क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव डेविएशन, सॉरी मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप कब बनता है, जब नेगेटिव डेविएशन शो करता है कोई सॉल्यूशन, उल्टा बोलना है ना। और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप कब बनता है, जब पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। मैक्सिमम बॉइलिंग में क्या हो जाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग में ये वाला कर्व ध्यान रखना कि एजोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट उनके प्योर स्टेट के कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा हो जाता है, और मिनिमम बॉइलिंग में उल्टा हो जाता है, इसमें एजोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट उनके प्योर स्टेट से कम हो जाता है, ठीक है। और एक बार आप इस पॉइंट तक पहुंच गए, फिर आप दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, दोनों कंपोनेंट को, किसी भी डिस्टिलेशन टेक्निक से, है ना। बस ये 2-3 बातें हैं, इस पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है। सीधे सीधे वो अगर पूछा भी जाएगा तो यही पूछा जाता है कि कोई एग्जांपल दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा एजोट्रोप बन रहा है, तो आप उसमें ये पहचान लेना कि पॉजिटिव डेविएशन वाला हो तो बोल देना मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, और नेगेटिव डेविएशन वाला है तो फ्रैक्शन, है ना। तो क्वेश्चन इसमें सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बस ये इतना ही है ना। आज का तुम्हारा बताइए चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन इन कोऑर्डिनेटेड प्रॉपर्टी। अब कल एक क्लास में ले रहा हूँ स्टार्ट, है ना, उसमें हम लोग सीट लेकिन करेंगे डिस्कस, ऑनलाइन ही होगी, मतलब आपको आना नहीं है, ऑफलाइन कोई नहीं आएगा, ऑनलाइन ही होगी, और टाइमिंग मैं यही रखूंगा 4 बजे, ठीक है। तो 4 बजे आपकी क्लास हो जाएगी। उसमें आप लोग सीट एक्सरसाइज 1 हम लोग करेंगे डिस्कस, एक्सरसाइज 1 आप लोग तब तक लगा लीजिए, है ना, काफी कुछ तो कर भी चुके होंगे, है ना। अभी तक नहीं लगाए बिल्कुल।